ब्रिटिश का यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे भारतीयों का विकास करना है या भारतीयों को सभ्य बनाना है या भारतीयों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की बहुत शिक्षा प्रदान करनी है। जहाँ तक उनका साम्राज्यवादी हित पूरा हो रहा वहीं तक उन्होंने प्रयास किया कि भारतीयों को शिक्षा प्रदान करनी है। भारत का जो उपयोग करना है वो आर्थिक रूप से भारत का दोहन करना है, मतलब अपने व्यापारिक लाभ को मैक्सिमम करना है उनको। 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़ के गए थे तो भारत की लिटरेसी रेट उस टाइम पे 16% के आसपास थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जन शिक्षा बहुत नहीं दी ब्रिटिश ने, बस उनकी साम्राज्यवादी आवश्यकताएं पूरी हो सके उतने ही लोगों को शिक्षा प्रदान करें। तो भारत में शिक्षा का दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो ब्रिटिश का ये था एक तरह से। तो इस तरह से एक तरह से मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उससे भारतीय समाज में जो असमानता थी वो और बढ़ गई। एक तो उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय हो गया जो सरकारी नौकरी में काम कर, मतलब ब्रिटिश सरकारी नौकरी में उस टाइम पे कार्य करने लगा, और एक भारतीय ऐसा जिसके पास शिक्षा है ही नहीं बिल्कुल। तो मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव एक ये भी देखा जाता है कि भारत में उस टाइम पे असमानता बढ़ गई। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मैकाले शिक्षा नीति या फिर ब्रिटिश शिक्षा नीति का जो विकास हुआ था भारत 1947 में। भारत को कॉर्नवालिस और रॉबर्ट क्लाइव से तो आज़ादी मिल गई थी, परंतु विलियम बेंटिक और जो मैकाले थे उनसे आज़ादी अभी तक भारत को नहीं मिल पाई है। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस संवाद के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे जिसने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला, यानी ब्रिटिश शिक्षा नीति। ब्रिटिशर्स ने भारत में राजनीतिक रूप से तो शासन किया ही, बल्कि उसने भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर भी गहराई से प्रभाव डाला। इसी के संदर्भ में ब्रिटिशर्स ने अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत में शिक्षा का विकास किया और इसी विकास ने भारत में समाज और संस्कृति को प्रभावित किया। इन्हीं प्रभावों और विविध विषयों पर गहराई से आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस की एक्सपर्ट फैकल्टी जितेंद्र सर। सर, आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 18th सेंचुरी के मध्य तक भारत की शिक्षा व्यवस्था पहले से क्या थी? अगर हम लोग बात करें कि 18th सेंचुरी के आसपास जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी व्यवस्थित थी और समृद्ध थी, जो कि भारत की देशी परंपराओं और उसकी सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित थी। भारत में उस टाइम पे काफ़ी सारी शैक्षणिक पद्धतियाँ जो थी वो प्रचलित थी एक तरह से। अगर कुछ प्रणालियों की हम लोग बात करें तो उसमें से एक थी गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली में क्या हुआ करता था कि जो छात्र था वो गुरु के आश्रम में जाके ही रहा करता था और वहाँ पे जाके व्यावसायिक जीवन से संबंधित हो गई या फिर नैतिकता की शिक्षा हो गई, धर्म की शिक्षा हो गई, दर्शन की शिक्षा हो गई, इत्यादि जो शिक्षा है वो वहाँ पे प्राप्त किया करता था। और इस प्रणाली में जो गुरु और शिष्य जो हुआ करता था उनके बीच में घनिष्ठ संबंध विद्यमान हुआ करता है। अगली प्रणाली की हम लोग अगर बात करें तो मदरसे हुआ करते थे, उनके माध्यम से शिक्षा चल रही थी भारत में 18th सेंचुरी के आसपास। तो भारत में जब मुस्लिम शासन की स्थापना हुई सल्तनत काल में और मुगल काल में, तो मदरसों का विकास देखा गया भारत में। और मदरसों के माध्यम से मुख्यतः देखा जाता है कि जो कुरान है या फिर इस्लामिक कानून है उनकी शिक्षा दी जाती थी, परंतु उसके साथ साथ में विज्ञान की शिक्षा हो गई, गणित की शिक्षा हो गई, खगोल शास्त्र की शिक्षा हो गई, दर्शन शास्त्र की शिक्षा हो गई, इत्यादि भी प्रदान की जाती थी उस टाइम पे। अगला अगर हम लोग कुछ अन्य पद्धतियों की बात करें तो पाठशालाएं थी जो कि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए पाठशालाएं उस टाइम पे 18th सेंचुरी के आसपास काम कर रही थी। एक टोल नामक संस्था हुआ करती थी। टोल का मुख्य कार्य उस टाइम पे भारत में था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। तो ये प्रणालियां हमने देखी। तो अगर मैं उस टाइम पे भारत में शिक्षा व्यवस्था का अगर एक चित्र देखना चाहूँ तो वो था कि मुख्यतः जो भारत में जो छात्रों को शिक्षा मिल रही थी उस टाइम पे वो धर्म और दर्शन की मिल रही थी, साथ साथ में गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि की भी मिल रही थी। और शिक्षा पर तक जो पहुँच थी, शिक्षा पे जो कौन विद्यार्थी वो कितनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है या कौन कितनी शिक्षा आगे बढ़ सकता है उसमें, तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे समाज में जाति व्यवस्था थी या उस व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति थी उसके आधार पर निर्धारित हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि सभी को बराबर रूप से शिक्षा नहीं मिल रही थी उस टाइम पे भारत में। तो ये एक तरह से भारत में शिक्षा व्यवस्था थी उस टाइम पे। उसके बाद जब ब्रिटिश भारत में आते हैं तो एक तरह से भारत की जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था होती है उसके विकास में एक व्यवधान आता है और ब्रिटिश अपने अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसमें चेंजेस लेके आते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने शासन के प्रारंभिक दौर में भारत की शिक्षा में कोई कुछ खास प्रयास नहीं किए।
इसका क्या कारण था? तो हम अगर जैसे कि हम लोग ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश सर्वप्रथम भारत में 1600 ईस्वी के आसपास एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए और धीरे 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 प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के पश्चात उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी और वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। ब्रिटिश जब भारत में आए थे आइदर वो कंपनी के रूप में हो गए या फिर जब उन्होंने यहाँ पे राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवादी आवश्यकताएं, यानी कि भारत का जो उपयोग करना है वो आर्थिक रूप से भारत का दोहन करना है, मतलब अपने व्यापारिक लाभ को मैक्सिमम करना है उनको। इसी से परिचालित होकर ब्रिटिश की जो शिक्षा नीति थी उस टाइम पे वो थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इनिशियल लेवल पे अपनी साम्राज्यवाद, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी आवश्यकता क्या थी कि साम्राज्यवाद का विकास करना है, उस पर ध्यान देना और भारत से व्यापारिक लाभ को अधिकतम करना है। तो ब्रिटिश ने इनिशियल लेवल पे ये सोचा कि मैं क्यों शिक्षा के लिए व्यर्थ धन व्यय करूं यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने अपने व्यापारिक लक्ष्यों पर ही ध्यान दिया या फिर राजनीतिक लक्ष्यों पर ध्यान दिया। भारत की सामाजिक या सांस्कृतिक संरचना जो है उसमें परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं किया इनिशियल लेवल पर। जब ब्रिटिश कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हुई तो ब्रिटिश के पास राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक नीतियाँ तो थी कि मुझे भारत का विकास कैसे करना है या भारत में किस तरह से अपना साम्राज्य फैलाना है, परंतु ब्रिटिश के पास उस टाइम पे एक शिक्षा नीति नहीं थी या कोई सामाजिक या धार्मिक नीति नहीं थी कि हमें भारत का जो समाज है या भारत की जो संस्कृति या भारत में शिक्षा व्यवस्था है उसका विकास कैसे करना है। तो ब्रिटिश के पास एक संस्थागत रूप से एक शिक्षा नीति का अभाव था उस टाइम पे, तो उन्होंने शिक्षा के लिए कोई धन भी व्यय नहीं किया उस टाइम पे। अगला जैसे हम लोग अगर मैम देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश ने जितने भी युद्ध लड़े या फिर जो राजनीतिक सत्ता हासिल करी या साम्राज्य विस्तार जो किया वो मुख्यतः ब्रिटिश जो लड़े वो राजा महाराजाओं यहाँ पे या फिर नवाबों के खिलाफ लड़े। अगर भारत के सामाजिक या सांस्कृतिक संरचना जिसमें शिक्षा भी आती है उसमें परिवर्तन का ब्रिटिश ने इनिशियल लेवल पर प्रयास किया होता प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात, तो हो सकता है कि भारत की जो जनता है अपनी व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप देख के ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। तो इस कारण ब्रिटिश ने भारत में इनिशियल लेवल पे शिक्षा व्यवस्था हो गया या फिर भारत के धर्म के मामले हो गए या भारत के जो समाज के मामले उनमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। तो मूल रूप से ब्रिटिश की जो साम्राज्यवादी आवश्यकता थी इनिशियल लेवल पे, इसलिए उन्होंने भारत में शिक्षा का व्यवस्था का विकास नहीं किया प्रारंभिक दौर में भारत। तो सर जैसा अभी आपने बताया कि ब्रिटिशर्स ने प्रारंभिक काल में शिक्षा में कुछ योगदान नहीं दिया, पर बाद में ब्रिटिशर्स ने भारत की शिक्षा को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण या उनकी क्या रणनीति रही थी, ये ज़रा हमें बताइए। तो हम जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि इनिशियल जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा जो थी कि भारत से अधिक आर्थिक लाभ लेना है, उससे परिचालित होकर भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास नहीं किया इनिशियल लेवल पे। परंतु धीरे धीरे भारत में जैसे जैसे ब्रिटिश का साम्राज्य बढ़ता गया तो उन्होंने क्रमिक रूप से भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास करना शुरू किया। अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश का दृष्टिकोण क्या था इस शिक्षा व्यवस्था को लेके, तो जैसे ही भारत में ब्रिटिश का साम्राज्य बढ़ रहा था तो उनको निम्न स्तरीय पदों पे काम करने के लिए कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता थी जो कि वो ब्रिटेन से नहीं ला सकते थे। तो उन्होंने कुछ भारतीयों को शिक्षा व्यवस्था प्रदान करी ताकि उनके जो निम्न स्तरीय कार्य है उन पर भारतीयों की नियुक्ति की जा सके। अगला अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कम्युनिकेशन का जो माध्यम बनाया भारतीयों के साथ वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही बनाया, क्योंकि एक ब्रिटिश अधिकारी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही समझ सकता था या फिर जो निम्न स्तरीय पदों पे काम कर रहा है वही कम्युनिकेट कर सकता था ब्रिटिश अधिकारी से, या फिर ब्रिटिश अधिकारी की कोई बात अगर भारतीय जनता में पहुंचानी है तो भारत का कोई जो आदमी काम कर रहा है ब्रिटिश के साथ में उसको भारतीय भाषा तो आती ही है, साथ साथ में एक इंग्लिश भी आती है। तो वो ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच में एक तरह से मध्यस्थ का भी कार्य करता था। अगला अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश ने भारत में जो भारत की देशी परंपराएं थी, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं गुरुकुल प्रणाली हो गई, मदरसे हो गए, इन सब का विकास ना करके भारत में ब्रिटिश ने क्या किया कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान, जैसे कि हमने पहले बात की कि भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी जहाँ पे दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र इत्यादि की शिक्षा दी जा रही थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो उस टाइम पे प्रचलित था उसकी शिक्षा देना प्रारंभ किया, क्योंकि वही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप था उस टाइम पे। अगला अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश की जो शासन की आवश्यकताओं थी उसमें महिलाएं फिट नहीं बैठती थी, तो ब्रिटिश ने भारत में महिला शिक्षा के लिए बहुत प्रयास नहीं किए। कुछ कमेटीज़ बनी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि ब्रिटिश को भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए भी महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी कार्य करना चाहिए, परंतु ब्रिटिश ने बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटिश का जो मूल लक्ष्य वो सेम ही है कि हमें भारत से आर्थिक लाभ लेना है, ना कि भारत के लोगों को सभ्य बनाना है या भारत का विकास करना है। दूसरा ये देखा जाता है कि भारत में ब्रिटिश ने कुछ
जैसे यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करी, जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी हो गए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, या फिर कुछ तकनीकी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करी, जैसे कि रुड़की में एक तकनीकी विश्वविद्यालय है जो कि अभी IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है, ठीक है। परंतु ब्रिटिश ने भारत में व्यापक रूप में ज्ञान विज्ञान की जो शिक्षा हो गई या तकनीकी शिक्षा हो गई उसके प्रसार के लिए कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश ने जो भारत का जो ग्रामीण इलाका था वहाँ पे शिक्षा के प्रसार के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, ठीक है। मतलब इससे जन शिक्षा प्रणाली जो थी भारत की उसको लेके भारत ने ब्रिटिश ने एक तरह से कोई कार्य नहीं किया भारत में, ठीक है। तो हम लोग अगर समअप करें कि ब्रिटिश का जो दृष्टिकोण क्या था तो वो यही था कि अपनी साम्राज्यवादी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप एक सस्ते क्लर्क तैयार करना, महिला शिक्षा का विकास नहीं करना, आधुनिक ज्ञान विज्ञान को बहुत महत्व नहीं देना और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत कार्य नहीं करना। एक पॉइंट और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि ब्रिटिश ने जब भारत में शिक्षा देने का प्रयास किया, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का प्रयास किया, तो ब्रिटिश की एक नीति थी, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में तो आगे चर्चा करेंगे, कि ब्रिटिश की जो नीति थी कि हम लोग क्या करेंगे कि कुछ भारतीय जो होंगे ऊपरी स्तर पर उनको शिक्षित करेंगे इंग्लिश में और फिर वो भारतीय नीचे जाके लोगों को शिक्षित करेंगे। परंतु ऐसा हो नहीं पाया, तो इसलिए भारत में जो जन शिक्षा थी मतलब अधिकांश भारतीय भारत में उस टाइम पे शिक्षित नहीं हो पाया। जैसे कि एक आंकड़ा कि 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़ के गए थे तो भारत की लिटरेसी रेट उस टाइम पे 16% के आसपास थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जन शिक्षा बहुत नहीं दी ब्रिटिश ने, बस उनकी साम्राज्यवादी आवश्यकताएं पूरी हो सके उतने ही लोगों को शिक्षा प्रदान करी। तो भारत में शिक्षा का दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो ब्रिटिश का ये था एक तरह से। सर, अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा के लिए क्या शुरुआती प्रयास किए, और अक्सर हम मैकाले का नाम भारतीय शिक्षा नीति में सुनते हैं, वो क्या थी? हम जैसे कि अभी हमने देखा कि भारत में जो ब्रिटिश का शिक्षा को लेकर दृष्टिकोण है वो मूलतः उनकी साम्राज्यवादी जो आवश्यकता है उससे प्रेरित है। और वो साम्राज्यवादी आवश्यकता क्या है कि भारत में जो व्यावसायिक लाभ है या आर्थिक लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भारत से प्रदान करना है या लेना है भारत से, है ना, और उसको ब्रिटिश तक पहुँचाना है जो आर्थिक लाभ है उसको। तो जब भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश का विकास हुआ, कुछ इतिहासकार बोलते कि नहीं, जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तब से मान सकते हैं। तो 3 चरण मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भारत में देखने को मिलते हैं। पहला आता है 1757 से लेके 1813 के बीच में, एक आता है 1813 से लेके 1857 के बीच में, और तीसरा आता है 1857 से लेके 1947 तक। तो अगर पहले चरण की मैं बात करूँ जहाँ पे प्लासी के युद्ध से लेके 1813 तक, तो पहले चरण में ब्रिटिश की एक तरह से देखा जाए कि शिक्षा को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई संस्थागत नीति नहीं है। हालांकि कुछ ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में उस टाइम पे काम कर रहे हैं वह व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास भी क्यों कर रहे हैं कि ब्रिटिश ने उनको भेज दिया कि चलो आपकी पोस्टिंग भारत में। अब उन्हें भारत के समाज और संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो कुछ ना कुछ अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि हम भारतीय समाज के बारे में या संस्कृति के बारे में या भारत में जो भाषाएं प्रचलित है उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उसमें एक अधिकारी का नाम आता है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने 1773 में एक कोलकाता मदरसा की स्थापना करी। एक पद्धति की, इस पद्धति के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा शुरुआत में, कि भारत में जो पहला चरण था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, यहाँ पे ब्रिटिश ने भारत की जो देशी पद्धति थी उसको ही तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा बना के रखा। तो पहला मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वारेन हेस्टिंग जो था उन्होंने 1773 में कोलकाता मदरसा की स्थापना करी। अगला अगर एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम आता है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन जो है वो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। अगला एक आता है विलियम जोन्स का नाम, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर रहे हैं। इस सोसाइटी का मुख्य लक्ष्य क्या था या उद्देश्य क्या था कि भारत में जो भी संस्कृत के या फारसी के या अरबी के जो ग्रंथ है उसका ट्रांसलेट करना, ताकि जो ब्रिटिश अधिकारी वो जान पाए कि यार भारत का समाज क्या है उस टाइम पे ना। एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम और इसमें आता है, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी के आसपास भारत में एक कॉलेज की स्थापना करी जिसको फोर्ट विलियम्स बोला जाता है। इस कॉलेज में जो उस टाइम पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे एक तरह से उनका प्रशिक्षण भी हुआ करता था, साथ साथ में ये कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया करता था। और मज़ेदार बात यह कि इस कॉलेज में उस टाइम पे भारत की जो भाषाएं थी उन्हीं के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। अच्छा। तो ये शुरुआती जो प्रयास जो देखे जाते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पे थे, ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य के स्तर पे कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं 18वीं शताब्दी के आसपास की। होता क्या है कि ब्रिटेन में हो रही थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत ये थी कि भारत का विकास जो है वो तैयार वस्तुओं के बाजार के रूप में करना है। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन होगा, उसको खपाने के लिए कोई ना कोई देश चाहिए, और भारत से बड़ा देश उनके पास कोई और हो नहीं सकता था उस टाइम।
तो भारत का विकास करना था वो तैयार वस्तु के माल के रूप में करना था, साथ साथ में भारत से कच्चा माल ब्रिटेन की ओर पहुंचाना था, ताकि वहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति चल रही है उनको कच्चा माल मिल सके वहाँ की इंडस्ट्रीज को। तो ब्रिटिश अब 1800 ईस्वी के बाद भारत में सक्रिय रूप से भारत में शिक्षा में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। उसमें पहला देखा जाता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें ब्रिटिश बोलते हैं कि हम शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करें। 1 लाख रुपए अभी छोटा लग सकता है, बट उस टाइम के लिए बड़ी बात थी, है ना, कि शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और यही जैसे चार्टर एक्ट में आया, मतलब एक तरह से एक एक्ट था उस टाइम पे वो। तो ब्रिटिश यहाँ पे मान रहे हैं कि हमें भारत में अब शिक्षा का व्यवस्था का विकास करना है और भारत के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सभ्य बनाने का प्रयास करना है। मूल लक्ष्य उनका ये नहीं है, बोल ये रहे हो कि भारत को सभ्य बनाए, पर मूल लक्ष्य उनका ये है कि जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कोई भारतीय होगा जो ब्रिटिश की तरह सोच रहा है, ब्रिटिश पुस्तकें पढ़ रहा है, ब्रिटिश वस्तुओं का खरीदार वही हो सकता है जी। अगर ब्रिटिश संस्कृति से परिचित नहीं होगा, ब्रिटिश समाज से परिचित नहीं होगा, तो वो ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदेगा कैसे। तो ब्रिटेन ने अपनी औद्योगिक क्रांति से परिचालित होकर भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास करना शुरू किया। यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश संस्थागत रूप से भारत में शिक्षा व्यवस्था के विकास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसका एक चरण आगे देखा जाता है कि 1828 के आसपास क्या होता है, विलियम बेंटिक जो होता है भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है। जब विलियम बेंटिक भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है तो 1834 के आसपास गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है उसमें एक सदस्य की नियुक्ति होती है, उसका नाम होता है लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले को काम सौंपा जाता है कि अब भारत में हमें शिक्षा का विकास करना है, आप कुछ नीतियां बनाइए या फिर कुछ सुझाव दीजिए हमें। तो मेकाले उस पर थोड़ा रिसर्च करता है और एक मेकाले मिनट्स नाम से वो जारी करता है। मेकाले मिनट्स जो होता है वो 1835 के आसपास आता है। मेकाले मिनट्स में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई वो इस तरह से थी कि मेकाले जो नीति थी, मेकाले शिक्षा नीति भी उसको बोला जाता है, कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, साथ साथ में भारत में शिक्षा का विषय क्या हो। तो अभी हम लोग जैसे बात कर चुके, ब्रिटिश दृष्टिकोण था कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों को पूर्ति कर सकती थी, प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की। विषय के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि मेकाले का दृष्टिकोण ये था कि हमें भारत का जो विषय है, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, इनको नहीं पढ़ाना है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देनी है। मेकाले का दृष्टिकोण ये था। और मेकाले ये भी बोलता है कि जो यूरोप में एक अलमीरा है, किसी लाइब्रेरी में रखी हुई एक अलमीरा है, उसके एक शेल्फ में जो पुस्तकें रखी हुई हैं, जो बुक्स रखी हुई हैं, वो इक्विवेलेंट टू है भारत में पूरा का पूरा संस्कृत और जो अरबी साहित्य उसके बराबर है। तो मेकाले मतलब भारत के जो सारे ग्रंथ होते हैं एक तरह से उनको खारिज कर देता है और बोलता है कि हमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देनी है भारत में। तो यहाँ से मेकाले शिक्षा नीति शुरू होती है। मेकाले शिक्षा नीति का एक उद्देश्य और भी ये भी रहता है कि सस्ते प्रशासनिक क्लर्क तैयार करना एक तरह से, है ना, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया था। तो मेकाले शिक्षा नीति का ही रहता है। इसका प्रभाव ये होता है मेकाले शिक्षा नीति का कि एक तो भारत में जो देशी परंपराएं थी, देशी शिक्षा पद्धति, देशी भाषा में शिक्षा दिया जाना, वो सब जो है भारत में एक तरह से उनका पतन हो गया आगे जाके। मेकाले की शिक्षा नीति जो थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात और की गई थी कि अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत लेके आया था, जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि हम जो शिक्षित करेंगे वो कुछ ही भारतीयों को करेंगे। जैसे कुछ विश्वविद्यालय बनाए, वहाँ पे कुछ उच्च वर्ग के जो भारतीय लोग हुआ करते थे उनको शिक्षित किया जाएगा और उनके ऊपर फिर ये दारोमदार छोड़ा गया कि आप एक काम कीजिए, अब आप जाके जो भारत के जो बाकी लोग हैं उनको उनकी देशी भाषा में जाके पढ़ाइए। परंतु जो भारतीय पढ़ लिख लिया था उस टाइम पे, वो नौकरी करने में व्यस्त होगा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, तो उन्होंने भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से एक तरह से मेकाले की जो शिक्षा नीति थी उससे भारतीय समाज में जो असमानता थी वो और बढ़ गई। एक तो उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय हो गया जो सरकारी नौकरी में काम कर, मतलब ब्रिटिश सरकारी नौकरी में उस टाइम पे कार्य करने लगा, और एक भारतीय ऐसा जिसके पास शिक्षा है ही नहीं बिल्कुल। तो मेकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव एक ये भी देखा जाता है कि भारत में उस टाइम पे असमानता बढ़ गई। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मेकाले शिक्षा नीति या फिर ब्रिटिश शिक्षा नीति का जो विकास हुआ था भारत में। तो सर, हमने भारत में अभी शिक्षा नीति देखी कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया। आगे हमें वुड्स डिस्पैच का नाम पता चलता है। तो वुड्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो जैसे कि हम लोग बात करें तो वुड डिस्पैच जो है वो 1854 के अराउंड आता है, और 1854 के अराउंड अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर बताया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 चरण हैं। दूसरे चरण में ये आता है 1813 से लेकर 1857 के बीच में, और 1813 से 1857 के बीच में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जो भारत में ब्रिटिश कंपनी काम कर रही है
वो भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसे भारत में ब्रिटिश वस्तुएं बेचनी है। तो अभी हमने बात करी मेकाले मिनट्स आता है 1835 में, उसका एक अगला चरण एक तरह से देखा जाए तो भारत में 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेच का, मतलब उनकी रिकमेंडेशन थी शिक्षा को लेके, तो वुड डिस्पेच इसको बोला जाता है। अगर इसमें हम लोग प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो वो इस तरह से थी कि पहला तो उसने ये बोला कि भारत में जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है उसको एक तरह से पुनर् तरीके से निर्धारित किया जाए। उसने ये बोला कि शिक्षा को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होगा प्राइमरी एजुकेशन, फिर बीच में होगा सेकेंडरी एजुकेशन, फिर थर्ड होगा हायर एजुकेशन। फिर उसने ये बोला कि जो 3 पार्ट्स उसने डिवाइड किए, उन्होंने ये बोला कि तीनों पार्ट्स में शिक्षा का माध्यम क्या हो, मतलब किस भाषा में उनको शिक्षा दी जाएगी वो बोला। तो पहला उन्होंने बोला कि प्राइमरी स्तर पे तो हम लोग देंगे भारत की जो देशी भाषा है उनके आधार पर देंगे। जो सेकेंडरी स्तर है उस पर उन्होंने बोला कि हम लोग ऑप्शन छोड़ेंगे, किसी को इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में ले सकता है, किसी को भारतीय भाषा में चाहिए तो उसमें ले सकता है, मतलब दोनों में मिक्स रखा। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला कि इसकी भाषा तो हम लोग इंग्लिश ही रखें। वुड डिस्पेच में ये बात बोली गई। अगला वुड डिस्पेच में ये बोला गया कि जितनी प्रांतीय सरकारें, जो स्टेट्स उस टाइम पे बोलते थे, प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, उसमें ये बोला कि एक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए और प्रांत जो है वो शिक्षा के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्य करे। उन्होंने ये बोला, वुड डिस्पैच में बोला गया। अगली उसमें ये बात करी गई कि जो महिलाएं, अब तक ब्रिटिश महिलाओं को शिक्षा नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जाए, क्योंकि महिलाएं भी बाजार हो सकती है ना, वो भी पढ़े लिखेगी तो आपके सामान खरीदेंगी वो भी। तो उन्होंने ये बोला कि महिलाओं और जो निम्न वर्ग है भारत का, क्योंकि भारत की जनता उस टाइम पे मैक्सिमम ग्रामीण इलाकों में रह रही है या निम्न वर्ग से संबंधित है, तो उनको भी आप शिक्षा प्रदान कीजिए। दूसरा उन्होंने ये बोला कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ब्रिटिश ने अभी तक विकास नहीं किया है, तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो ब्रिटिश के बारे में ये बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए काम करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो संस्थाएं शिक्षा की, स्कूल, ये सब चीज़ें खोलनी चाहिए। साथ साथ में एक बात और ये बोल के गए जो वुड्स थे अपने डिस्पेच में, कि जो बेस शिक्षक होता है, टीचर जो होता है, उसके एक तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो सके। ये बात आज भी चलती है, जैसे भारत सरकार भी टीचर के जो ट्रेनिंग उस पर काफ़ी खर्च करती है ना। एक बात और महत्वपूर्ण ये बोल के गए वो कि भारत में जो कॉलेजेस हैं या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि भारत में जो एजुकेशन का प्रसार है उसको बढ़ाया जा सके। तो 1854 के आसपास वुड डिस्पेच आता है और फिर 1857 में बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इनमें विश्वविद्यालयों की स्थापना करी जाती है, जो कि आज भी चल रहे हैं भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो ये सारी सिफारिशों के आधार पर इसको बोला जाता है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। क्योंकि होता क्या है कि भारत में इसके बाद एक ब्रिटिश नीति जो थी शिक्षा व्यवस्था के लिए किस तरह से कार्य करना है या लोगों के अधिकार क्या होंगे शिक्षा को लेकर, वो इसमें बताया गया। मैग्ना कार्टा इसको इसलिए बोला जाता है कि 1215 के आसपास ब्रिटेन में एक मैग्ना कार्टा आया था, एक डॉक्यूमेंट आया था, है ना। उसमें क्या था कि उस डॉक्यूमेंट को इनिशियली ये माना जाता है कि उस डॉक्यूमेंट से लोकतंत्र और विधि के शासन का विकास हुआ। तो इस तरह से भारत में अगर ब्रिटिश की आगे शिक्षा नीति का विकास हो रहा है तो वो वुड डिस्पेच के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए इसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, इसी वजह से। तो सर, अभी जैसा हमने जाना कि वुड्स डिस्पैच में शिक्षा को लेकर कुछ सिफारिशें आई, तो 20th सेंचुरी में शिक्षा को लेकर भारत में क्या व्यवस्था थी? तो जैसे कि हमने अभी देखा, जैसे से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ना, पहले हमने देखा मेकाले मिनट्स आया 1835 के आसपास, फिर 1854 के आसपास वुड डिस्पैच आता है। तो धीरे धीरे ब्रिटिश भारत में शिक्षा नीति का विकास हो रहा है क्रमिक रूप से। अगर हम लोग आगे देखें तो ब्रिटिश ने फिर और भी कुछ आयोग और कुछ समितियां बनाई भारत में शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए। उनकी डिटेल तो बहुत बात नहीं करते, बट जैसे नाम मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश फिर 1882 के आसपास एक हंटर कमीशन बनाते हैं। हंटर कमीशन जो होता है वो मेनली माध्यमिक शिक्षा को देखने के लिए होता है कि आप माध्यमिक शिक्षा के बारे में देखिए और हमें सिफारिशें दीजिए कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास किस तरह से करना है। 1901 के आसपास ब्रिटिश जो होते हैं एक रेले कमीशन बनाते हैं। ठीक है, रेले कमीशन की सिफारिश के आसपास फिर भारत में 1904 में भारत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। इसके तहत भारत में और भी विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है या फिर उनका प्रशासन किस प्रकार से चलेगा उसकी व्यवस्था की जाती है। फिर अगर हम अगला देखते हैं ब्रिटिश की तरफ से विकास, तो वो 1917 के आसपास को देखने को मिलता है। ब्रिटिश उस टाइम पे एक सैडलर आयोग बनाते हैं, सैडलर कमीशन बनाते हैं। सैडलर कमीशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो कोलकाता विश्वविद्यालय है उसकी व्यवस्था किस तरह से चल रही है, उसमें सुधार किस प्रकार से करना है,
उन पर सिफारिशें करना होता है। परंतु सैडलर कमीशन सारी भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेके और भी सुझाव देता है कि हमें क्या क्या करना है। आगे जो भी कमीशन आ रहे हैं, सुझाव मेनली वुड डिस्पैच के अराउंड ही दे रहे हैं। वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसने एक तरह से मानक निर्धारित कर दिए। आगे जो भी कमीशन बन रहे हैं, जो भी समितियां बन रही, वो उसी के अराउंड कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। सैडलर कमीशन और हंटर आयोग हो गया, रेले कमीशन हो गया। तो ये सारे के सारे ब्रिटिश ने भारत में और भी कमीशन बनाए ताकि भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास किस तरह है। अब दूसरी तरफ भारत में 80-85 के आसपास कांग्रेस की स्थापना होती है और भारत में एक नेशनल मूवमेंट शुरू हो रहा है संस्थागत रूप से। तो गांधी जी आते हैं भारत के नेशनल मूवमेंट में, भारत गांधी जी आके जुड़ते हैं और उसके बाद गांधी जी देखते हैं कि जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति है एक तरह से उसने भारतीयों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, फिर भारत में देशी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं कि भारतीयों को भारतीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी वो समझ पाएगा आगे जाके। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था अगर 20वीं शताब्दी के आसपास की हम लोग बात करें तो वो जो 18वीं शताब्दी में थी, वुड डिस्पैच के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, कुछ स्कूलों की स्थापना हुई, महिला शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है, तकनीकी शिक्षा का विकास हो रहा है, ग्रामीण भारत में स्कूलों की स्थापना की जा रही, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है। परंतु मुख्यतः इसमें ब्रिटिश नीति अभी भी काम कर रही है। ब्रिटिश की जो साम्राज्यवादी आवश्यकता है उसी को लेके ब्रिटिश का यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे भारतीयों का विकास करना है या भारतीयों को सभ्य बनाना है या भारतीयों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की बहुत शिक्षा प्रदान करनी है। जहाँ तक उनका साम्राज्यवादी हित पूरा हो रहा वहीं तक उन्होंने प्रयास किया कि भारतीयों को शिक्षा प्रदान करनी है। तो इस तरह की व्यवस्था भारत में 20वीं शताब्दी के आसपास शिक्षा को लेके थी। तो सर, अगर हम ब्रिटिश शिक्षा नीति की बात करें तो इसने भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव डाला और इससे भारतीय शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव आया? तो अभी जैसे हमने सारी बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ब्रिटिश का जो उद्देश्य है भारत में शिक्षा का विकास करने का या नहीं करने का, वो उनकी आवश्यकता है और आवश्यकता सेम है कि मुझे भारत का अधिक से अधिक शोषण करना है। तो ऑब्वियसली कि ब्रिटिश की शिक्षा नीति का भारत पे बहुत सकारात्मक प्रभाव तो पड़ा नहीं होगा, नकारात्मक ही ज़्यादा पड़ा होगा। तो हम लोग पहले नकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं। तो एक तो जो भारत की पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी उसका विघटन हुआ या उसका पतन हो गया। तो पारंपरिक शिक्षा पद्धति का पतन होने का प्रभाव ये हुआ कि वो भारत की देशी आवश्यकताओं के अनुसार थी और ब्रिटिश शिक्षा नीति या फिर अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो शिक्षा है वो ऊपर से थोपी हुई पद्धति थी, तो भारतीयों को बहुत एक्सेप्ट नहीं हो पाई। मैकाले शिक्षा नीति के तहत जो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत जो लागू किया गया था, उसके तहत भारत में जो असमानता है, भारतीय समाज में असमानता जो है वो और बढ़ी, क्योंकि कुछ भारतीय जो शिक्षा प्राप्त हो गए और कुछ भारतीय जो है वो शिक्षा प्राप्त उनको नहीं हो पाई। तो आज हम जो इंडिया और भारत का जो अंतर देखते हैं वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी देखने को मिलता था। महिला शिक्षा के लिए ब्रिटिश ने बहुत काम नहीं किया। तो आज भी हम लोग जब स्वतंत्र हो गए तो देखते हैं कि महिला शिक्षा जो लिटरेसी रेट है वो 64% के अराउंड है। भारत में ब्रिटिश ने जो ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य नहीं किया, तो आज भी हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी काफ़ी खराब स्थिति है ना। अगर हम लोग एक दो सकारात्मक प्रभावों की बात करें, अगर निकालने की कोशिश की जाए कि सकारात्मक प्रभाव क्या थे, तो उसमें ब्रिटिश के सकारात्मक प्रभाव ये थे कि जो 1990 के अराउंड जो भारत में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एक क्रांति हुई है, जिसमें भारत अभी बोला जाता है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में हम लोग बहुत आगे हैं। तो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली जो बनता है वो इंग्लिश में कोडिंग होती है उसकी। तो अगर हम लोग उस टाइम पे ब्रिटिश के टाइम पे वो इंग्लिश नहीं सीखे होते तो शायद भारत इतना आगे नहीं बढ़ा होता है। परंतु कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ब्रिटिश नहीं सिखाते तो हम किसी न किसी तरह से सीखते ही ना, हमारा एक नेचुरल तरीके से विकास भी होता है। बट कहीं ना कहीं ब्रिटिश का एक तरह से इसमें योगदान मान सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारत में जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी उसमें मुख्यतः दर्शन और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो ब्रिटिश ने भले यहाँ पे विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत कार्य नहीं किया, परंतु हमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा से परिचित तो कराया एटलीस्ट। एक प्रभाव उसका ये मान सकते। अगला प्रभाव अगर मैं बात करूं तो आज जो यूनिवर्सिटीज़ जो है, आइदर डीयू हो गया, कोलकाता विश्वविद्यालय हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ब्रिटिश के टाइम के ही इस्टेब्लिश किए हुए। तो ब्रिटिश शिक्षा में नीति का सकारात्मक प्रभाव तो मैं बहुत कम कहूँगा, नकारात्मक प्रभाव ही रहा और नकारात्मक प्रभाव होगा भी, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर जो था भारत एक उपनिवेश था और उपनिवेश के जो मूल लक्ष्य होता है साम्राज्यवादी शक्तियों का उपनिवेश से, वो यही होता है कि यहाँ का आर्थिक दोहन करना है, ना कि यहाँ के लोगों का विकास करना है। तो भारत में शिक्षा नीति का प्रभाव जो है वो मिला जुला भी नहीं, मैं बोलूँगा 90% नेगेटिव ही था, 10% उसका पॉजिटिव बोल सकते। तो सर, अभी हमने जाना कि अंग्रेज़ों ने कितनी शिक्षा नीतियाँ करी। इन शिक्षा नीतियों का प्रभाव क्या आज भी हम भारत में स्वतंत्रता के बाद भी देख सकते हैं? तो
जैसे हम देखते हैं कि भारत में 1947 में भारत को राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता तो मिल गई, परंतु ब्रिटिश की जो सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियां थी उसका प्रभाव हम आज 2024 में भी देख सकते हैं। अगर शिक्षा नीति के स्पेशली प्रभावों की बात करें तो शिक्षा नीति का प्रभाव ब्रिटिश के जो उद्देश्य थे उन्हीं से हम लोग एक एक करके बात करते हैं। ब्रिटिश काल में क्या था कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य था कि प्रशासनिक कार्य के लिए उनको जरूरत थी। तो वर्तमान में भी भारत में प्रशासनिक कार्यों के लिए इंग्लिश का यूज़ होता है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, न्यायपालिका देख लीजिए या फिर गवर्नमेंट ऑफिस देख लीजिए या फिर हमारी हायर एजुकेशन देख लीजिए, सब इंग्लिश में होती है। तो उसका प्रभाव भी एक तरह से हो। अगला अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जैसे इंग्लिश को एक तरह से आधुनिकता या फिर सक्सेस से जोड़ा जाता है। भले ठीक है, एक इंग्लिश बोलने वाला उसको हो सकता है कि बेसिक चीज़ नहीं आती हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, बट एक तरह से जो इंडिया और भारत की जो बात है कि जिससे इंग्लिश आती है वो मतलब सफल है या फिर वो आधुनिक है, ये चीज़ भी आज देखी जाती है ना। तो एक तरह से ब्रिटिश का ही प्रभाव हो गया। अगला हम लोग अगर प्रभाव की बात करें तो ब्रिटिश ने भारत में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का बहुत विकास नहीं किया, बट नॉट बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया जितने से उनकी आवश्यकता पूरी हो। तो भारत सरकार ने जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद शिक्षा के विकास मतलब शिक्षा में आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु आज भी हम देखते हैं कि भारत शिक्षा में या फिर आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो शिक्षा है उसमें बहुत आगे नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी इनोवेशन कर रहे हैं, 3rd हाईएस्ट स्टार्टअप का भारत में इकोसिस्टम माना जाता है, परंतु अगर हम ग्रामीण भारत में जाके देखेंगे तो अभी भी वहाँ पे आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं है। तो ये ब्रिटिश का ही एक तरह से प्रभाव अभी भी चल रहा है। मैंने अभी जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रिटिश ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कार्य नहीं किया। भारत सरकार ने बहुत अलग अलग नीतियाँ प्लान्स चलाए, महिला शिक्षाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया, परंतु लिटरेसी रेट अभी हम लोग देखते हैं तो वो भी काफ़ी कम ही है ना, 64 के अराउंड है। सेम अगर मैं बात करूं एक ओवरऑल लिटरेसी की हम लोग बात करें तो ब्रिटिश ने उस टाइम पे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने का बहुत प्रयास नहीं किया। तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण भारत में जो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वहाँ पे शिक्षा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो किस प्रकार की, वो बहुत अच्छी व्यवस्था में नहीं है। भारत सरकार के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी ऐसा है। तो ये भी ब्रिटिश का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि मैकाले शिक्षा नीति के तहत एक अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत लेके आए थे। ठीक है, उस सिद्धांत के तहत ये था कि कुछ भारतीयों को ही शिक्षा प्रदान करनी है, तो इससे भारतीय समाज में असमानता आई। और अभी भी वो असमानता भारतीय समाज में देखा जा सकता है कि जो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश जानता है, वो उच्च स्तरीय है, मतलब जानते हैं उसको, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो एक तरह से निम्न पेशे में ही संलग्न है। तो एक तरह से वो सामाजिक विभाजन या आर्थिक विभाजन है वो अभी भी विद्यमान है भारत में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश के दौरान जो शिक्षा नीति विकसित हुई पूरे ब्रिटिश काल के दौरान 200 सालों में, उसका प्रभाव हमें आज़ादी के 75 साल तक देखने को मिलता है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो देशी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जैसे भारत सरकार ने अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, तो उसमें बात करी जा रही कि हम लोग भारत की थोड़ी देशी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा पद्धति विकास करने का प्रयास करते हैं। परंतु आगे देखते हैं कितना वो एजुकेशन पॉलिसी सफल हो पाती है, कितना भारत में हो पाता है। परंतु वर्तमान में तो हम देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश शिक्षा नीतियाँ थी उसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो कुछ हिस्टोरियन है वो तो ये भी बोलते हैं कि 1947 में भारत को कॉर्नवालिस और रॉबर्ट क्लाइव से तो आज़ादी मिल गई थी, परंतु विलियम बेंटिक और जो मैकाले थे उनसे आज़ादी अभी तक भारत को नहीं मिल पाई है। तो ये सारा भारत में शिक्षा का ब्रिटिश स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रभाव था। सर, हमारे सवालों के इतनी सरलता से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आज हमने भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति और उसके प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए देखते रहिए विजन IAS।